हेलो गर्ल्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सचेंज कंट्रोल यानी कि विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण क्या होता है? विनिमय नियंत्रण वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय शक्ति होती है, सेंट्रल अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं, वो जो है विदेशी मुद्रा के अंदर जो घरेलू मुद्रा का बदलाव होता है या घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में जो बदला जाता है उस पर नियंत्रण रखती है। एक तरीके से उसकी मैनेजमेंट करती है, उसको कंट्रोल करती है। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें कि डॉलर का रुपए में और रुपए का डॉलर में जो बदलाव होता है, किस मात्रा में हो रहा है, कितना रुपए से कितने डॉलर में बदलाव हो रहा है या कितने डॉलर को रुपए में बदला जा रहा है, किस पर्पज़ के लिए बदला जा रहा है, किस लिए व्यक्ति को डॉलर को रुपए में बदलवाने की या रुपए को डॉलर में बदलवाने की आवश्यकता है, किस पर्पज़ के लिए है, और यदि वो डॉलर को रुपए में बदलवा रहा है तो वो डॉलर उसके पास आए कहाँ से है, यदि वह घरेलू व्यक्ति है, और यदि वह विदेशी व्यक्ति है तो वो किस उद्देश्य के लिए डॉलर को रुपए में बदलवा रहा है, उस पैसे उसका वो जो रुपया है वो किसके नाम से जाएगा और क्यों जाएगा। इस तरह के जो बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के ऊपर जो केंद्रीय व्यवस्था होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो नियंत्रण रखती है। और नियंत्रण रखने की ये शक्ति उसे आईएमएफ के द्वारा दी जाती है। आईएमएफ जो है ट्रांजिशनल इकोनॉमी, जो ट्रांजिशनल इकोनॉमीज़ वो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो अभी बदलाव के दौर में हैं। तो उन अर्थव्यवस्थाओं को अपना विकास करने के लिए बहुत सारे नियमों कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, और उन कानूनों को, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ये अर्थव्यवस्थाएं कई तरह के नियंत्रण अपनाती हैं। विनिमय नियंत्रण उनमें से एक है। विनिमय नियंत्रण के हैबरलर जो है डेफिनेशन देते हैं, विनिमय नियंत्रण राज्य का एक ऐसा नियमन है जिसमें आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्र रूप से विदेशी विनिमय बाजार में कार्य करने से रोका जाता है। एक्सचेंज कंट्रोल इज द स्टेट ऑफ रेगुलेशन एक्सक्लूडिंग द फ्री प्ले ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस फ्रॉम द फ्री प्ले ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। तो उनके ऊपर नियंत्रण किया जाता है। आज के समय में जब 1990 के बाद से पूरे विश्व के अंदर ग्लोबलाइजेशन की और फ्री ट्रेड की अवधारणा दोबारा से स्थापित हो रही है, जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो एक पहले फ्री ट्रेड की अवधारणा थी उसके ऊपर कुछ हद तक चेक लग गया था। उसके ऊपर बहुत हद तक औपनिवेशिक जो देश थे वो डरते थे फ्री ट्रेड से, लेकिन अर्थव्यवस्थाओं की और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसकी मूवमेंट को देखते हुए धीरे धीरे जो है आर्थिक शक्तियां दोबारा मुक्त व्यापार की तरफ आ गई हैं। तो मुक्त व्यापार की अवस्था में आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी देशों का, चूँकि हम जानते हैं कि विकास का स्तर समान नहीं है, कुछ राष्ट्र बहुत ज़्यादा विकसित हैं जबकि कुछ राष्ट्र बहुत कम विकसित हैं। तो इन विकास का ये जो अंतर है विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, इसी विकास के अंतर के कारण जो राष्ट्र अभी विकास के पथ पर हैं उनके अंदर बहुत सारे नियंत्रणों की और निर्देशों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उन राष्ट्रों के द्वारा विदेशी विनिमय के नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका मुख्य सबसे पहला जो उद्देश्य होता है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। प्रतिकूल भुगतान संतुलन वो संतुलन होता है जिसमें हमारी देनदारियां हमारी लेनदारियों से ज़्यादा होती है, यानी कि जब हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए कई बार सरकारें क्या करती हैं, इंपोर्ट करने के लिए जो पैसा कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो इंपोर्ट करने वाले लोग हैं, आयात करता है, वो क्या करते हैं, वो पेमेंट अमेरिका से सामान मंगवाया है उसको डॉलर में बदलने के लिए जब वो जाते हैं तो वहाँ पर जो केंद्रीय अथॉरिटी होती है वो चेक लगा देती है कि आप मैक्सिमम इतना रुपया ही डॉलर में बदलवा सकते हैं, या इस उद्देश्य के लिए तो आप मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए तो आप डॉलर आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई लग्जरी कार मंगवाई है तो इस उद्देश्य के लिए आपको डॉलर जो है वो नहीं मिल सकता। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है अक्सर विनिमय नियंत्रण के नाम पर जो है अपनाई जाती है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से उन देनदारियों को नियंत्रित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारा संतुलन, भुगतान संतुलन है, घाटे का चल रहा है, उसको नियंत्रित करना।
उसके बाद दूसरा है विदेशी विनिमय का संरक्षण। प्रत्येक राष्ट्र जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि उसके पास विदेशी विनिमय का एक न्यूनतम जो है वो भंडार बना रहे। तो इस भंडार को बनाए रखने के लिए वो एक सीमा से अधिक उसका अंतरण नहीं करता है, उसका एक्सचेंज नहीं करता है, जो लोगों को इम्पोर्टर्स होते हैं उनको नहीं देता है। और वो वहाँ पर जाकर कहता है कि भी मिनिमम स्टॉक, क्योंकि सरकार को भी बहुत सारी तरह की आवश्यक वस्तुओं का लेन देन करना होता है और उनके भुगतान करने के लिए उनको अपने स्टॉक के अंदर मिनिमम एक स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी रखना होता है। जैसे 1990-91 में हम कहते हैं कि भारत के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस की पहचान कैसे हुई थी कि उस समय भारत के अंदर जो विदेशी विनिमय थे यानी कि डॉलर का जो स्टॉक था वो केवल इतना था कि 15 दिन के आयातों का भुगतान किया जा सकता था, और वो भी कौन से भुगतान आयात जो बहुत आवश्यक आयात थे। तो एक निम्नतम स्तर जो है विदेशी विनिमय का किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। तो वो ताकि जो अनिश्चित परिस्थितियाँ जैसे युद्ध और खाद्यान्न की कमी आदि को से निपटने के लिए किसी भी समय पर विदेशों से कोई भी ज़रूरी सामान खरीदना पड़ सकता है। उसके बाद घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए कई बार क्या होता है कि विदेशी वस्तुओं की से प्रतियोगिता को बचाने के लिए इंपोर्ट को रोका जाता है। इंपोर्ट को रोकने का तरीका यही होता है कि विदेशी विनिमय में बदलाव को कम कर दिया जाए। उसके बाद विदेशी ऋण भार को कम करने के लिए बहुत सारी तरह के विदेशी ऋण जो है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को, जो ट्रांजिशनल इकोनॉमीज़ होती हैं, उनको आवश्यकता पड़ती है। तो उनकी रीपेमेंट करने के लिए उनकी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाए और विदेशी करेंसियों में से लिए गए ऋणों के बोझ को कम कर दिया जाए। तो वो यदि वो क्या कहते हैं उसको एक्सचेंज कंट्रोल को नियंत्रित नहीं करते तो घरेलू करेंसी का मूल्य कई बार इतना नीचे चला जाता है और विदेशी करेंसी इतनी ओवर वैल्यूड हो जाती है कि 10 जो बर्डन होता है, एक्चुअल बर्डन होता है, वो कई गुना बढ़ जाता है। मतलब कि मूल्य में तो वो $100 का था, तो अभी भी $100 का ही है, लेकिन ऋण जो है $100 के रूप में तो वो $100 ही है। लेकिन पहले जो एक्सचेंज रेट था वो 20 रुपये था, अब वो 40 रुपये हो गया। तो उसका जो एक्चुअल बर्डन है भारतीय करेंसी के रूप में अब हमें जो है $100 के बदले में पहले हमें जो है 100 रुपये कितने हो गए, 2000 रुपये। $1 जो है 20 रुपये का था, तो $100 कितने के हुए, $100 हो गए आपके 2000 रुपये के, तो आपको 2000 रुपये देने थे। लेकिन अब क्या हो गया कि $1 जो है 40 रुपये का हो गया, तो अब आपको 2000 रुपये की बजाय 4000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ओवर वैल्यू उनका जो बर्डन होता है घरेलू मुद्रा के रूप में वो इतना बढ़ जाता है कि उसको कंट्रोल में करने के लिए विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद विनिमय दर में जो अल्पकालीन छोटे मोटे जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते हैं, इसको नियंत्रित करने के लिए भी विदेशी विनिमय के रूप में नियंत्रण रखा जाता है। सरकार वो जो आप कभी स्टॉक एक्सचेंज और वो सुनते हो तो जो न्यूज़ होती हैं स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपने कई बार मेन न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि रुपए की गिरती हुई स्थिति को संभालने के लिए रिज़र्व बैंक ने इंटरफेरेंस किया और जो है विनिमय को, बिकवाली को नियंत्रित कर लिया, तो बिकवाली को बंद कर दिया। तो वो यही करते हैं कि जब कोई भी करेंसी हद से ज़्यादा ऊपर जाने लगे, ओवर वैल्यूड होने लगे या डिवैल्यूएट होने लगे, तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो केंद्रीय व्यवस्थाएं हैं भारत में, जो मेनली विनिमय को नियंत्रित केंद्रीय बैंक करता है। भारत में केंद्रीय बैंक जो है रिज़र्व बैंक है, तो रिज़र्व बैंक इंटरफेयर करता है और उस परिवर्तन को रोक देता है वहीं की वहीं, ताकि वो एक सीमा से ज़्यादा ना तो नीचे की तरफ उसका घरेलू करेंसी का मूल्य जाए और ना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि इसका फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, करेंसी की क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है और अन्य प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं। उसके बाद है पूंजी के पलायन को पर रोक। 1999 में एशियन टाइगर्स क्रैश हुए थे, वहाँ पर ऐसे ही हुआ था कि जो विदेशी पूंजी देश के अंदर लगी हुई थी, एकदम से कोई अफवाह उड़ी, जैसे भीड़ में अक्सर उड़
उड़ जाती है कि सांप आया तो सभी डर कर भागने लगते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे लगा कि ये जो इकोनॉमी है क्रैश होने वाली है। और वहाँ का जो सेंसेक्स था, जो डेवलपमेंट थी, वो सारा विदेशी पूंजी पर टिका हुआ था। तो विदेशी पूंजी पर टिका हुआ था तो एकदम ये हुआ कि भाई एक्सचेंज रेट तो बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। और इस स्थिति से बचने के लिए जो विदेशी निवेशक थे उनमें डर का माहौल हो गया और उन्होंने फटाफट से अपनी करेंसी को, डॉलर थे, उन्होंने वहाँ की लोकल करेंसी को, एशियन टाइगर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस ये देश थे, सिंगापुर, तो ये राष्ट्र जो है एशियन टाइगर्स के नाम से जाने जाते थे। तो इनके अंदर विदेशी पूंजी लगी हुई थी, तो एकदम से वहाँ पर अफवाह फैली। और जो विदेशी पूंजी, इसको वोलेटाइल करेंसी भी कहा जाता है, कि बड़ी जल्दी थोड़ी सी रूमर्स में ही उड़कर बाहर चली जाती है। तो रूमर्स हुई और ये एकदम देश से बाहर चली गई और वहाँ के जो उद्योग धंधे थे उनके पास पूंजी एकदम से ख़त्म हो गई और वो इकोनॉमीज़ क्रैश हो गई। तो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए भी विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया है कि विदेशी पूंजी जो होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, वोलेटाइल होती है, तो उसका अक्सर खतरा बना रहता है कि वो किसी भी समय पर उड़ सकती है। कोई युद्ध की आशंका हो जाए या कोई झूठी रूमर भी फैल जाए कि एक्सचेंज मार्केट गिरने वाला है या इसको लॉस होने वाला है यहाँ की कंपनियों को जिनमें ज़्यादा निवेश हो रखा हो। सरकार बदलने की स्थिति में भी, कोई देशी गृह क्लेश होने की स्थिति में भी, इस तरह की बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिनमें जो है ये विदेशी पूंजी फटाफट देश से उड़ जाती है। तो इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए भी विनिमय नियंत्रण आवश्यक होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभाव की एक सामान्य स्थिति होती है। किसी देश के साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं, उनसे हमें मुनाफा होता है तो हम उसको कुछ रियायत देना चाहते हैं। किसी देश से हमारे संबंध खराब होते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हम उससे जो है संबंध खराब नहीं कर सकते, तो वहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लग जाती है। तो हम किसी मुद्रा विशेष में, जैसे हम बात करें कि हमने रशिया के साथ तो व्यापार करना है, तो रशियन करेंसी के साथ तो एक्सचेंज को ढील दे दी जाएगी और अमेरिका के साथ नहीं करना है, वहाँ के आयातों को रोकना है। तो हम क्या करेंगे, डॉलर में जो कन्वर्जन है उसके कन्वर्जन के ऊपर रोक लगा देंगे कि रुपए का डॉलर में जो बदलाव है उसके ऊपर रोक लगा दिया, और जो रूबल है जो रशिया की करेंसी है इसके अंदर जो बदलाव है, एक्सचेंज है, इसको फ्री होने दिया या कम रेट पर होने दिया। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हैं अक्सर नेशंस के द्वारा पॉलिटिकल रिलेशंस पे और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हुए की जाती है और तब ये एक्सचेंज कंट्रोल काम आता है। उसके बाद है विशेष आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए किसी विशेष आर्थिक क्रिया, जैसे मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात किया है तो उसके लिए तो एक्सचेंज को रियायत दे दी, और ऐसे उद्योगों को रियायत दे दी कि भाई जो उद्योग एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको कच्चे माल मंगवाने के लिए बहुत रियायतें दे दी, उनको कम ब्याज की दर, उनको कम एक्सचेंज रेट पर करेंसी के बदलाव की छूट दे दी। लेकिन अगर आपने कोई कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की है, कोई जैसे मतलब कि आप गाड़ी मंगवा रहे हो, लग्जरी गाड़ी या इस तरह की जिनसे जो अनप्रोडक्टिव कमोडिटीज़ हैं उनको मंगवाया जा रहा है, तो उनके ऊपर जो है एक्सचेंज रेट का नियंत्रण कर लिया जाता है। इसके बाद दिखावटी उपयोग, ये ऊपर वाले पॉइंट में ही आ गया। जो दिखावटी वस्तुएं हैं, महंगी लग्जरी गाड़ी मंगवा ली, रोल्स रॉयस मंगवा ली, बाइक मंगवा ली, तो इस तरह के एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर एक्सचेंज यहाँ पर इस पर्पज़ के लिए जो करेंसी का एक्सचेंज होता है, बदलाव होता है, विनिमय होता है, उसके ऊपर चेक कर लिया जाता है। उसके बाद है आवश्यक वस्तुओं को संभव बनाना। मैंने जैसे बताया कि पेट्रोल है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक हैं, तो इस तरह की वस्तुओं के आयात को सुगम बनाने के लिए इन पर्पसेस के लिए जब विदेशी मुद्रा में घरेलू मुद्रा को बदलाव किया जाता है तो उसको कम दरों पर
जो है बदलाव करने की परमिशन दे दी जाती है। उसके बाद सरकार क्या करती है कि ये जो एक्सचेंज होता है एक करेंसी से दूसरी करेंसी के ऊपर, इसके ऊपर कमीशन लेती है, इसके ऊपर कुछ रेट लगाती है। तो इस रेट को सर्विस चार्ज जिसे कहते हैं, तो इस सर्विस चार्ज से क्या होता है, गवर्नमेंट को इनकम होती है। तो ये सारे उद्देश्य हैं, इनके रूप में गवर्नमेंट जो है एक्सचेंज कंट्रोल करती है। इसको एक्सचेंज कंट्रोल को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक पक्षीय विधियाँ होती हैं और द्विपक्षीय विधियाँ होती हैं। एक्सचेंज एक पक्षीय होती हैं जिन्हें एक देश अपने आप लगाता है बिना किसी दूसरे देश से सलाह मशवरा किए या उसकी सहमति के या उससे कोई डिस्कशन किए बिना ये लगाता है। इनमें सबसे पहले होता है विनिमय अधिकीलन, एक्सचेंज पैगिंग होती है। एक्सचेंज पैगिंग में क्या होता है कि विनिमय दर की एक मिनिमम रेट ये तय कर देता है, अपर और लोअर लिमिट तय कर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम इतने रुपए में, जैसे अगर मान लीजिए कि एक डॉलर को रुपए में बदलना है, वो कहता है कि मिनिमम तो आप 20 रुपये का $1 मिल सकता है और मैक्सिमम आपको 25 रुपये का $1 मिल सकता है। ना तो 25 से आप ऊपर जा सकते हो, ना आप 20 से नीचे आ सकते हो। तो ये आपकी पैगिंग कहलाती है, जो हमने गोल्ड में भी पढ़ा था, पैगिंग सिस्टम, कि जितना उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था उसकी अपर और लोअर लिमिट तय कर दी जाती है। इस तरह के पैगिंग को अधिकीलन और लोअर और अपर लिमिट किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि विदेशी विनिमय संबंधी, क्रय विक्रय संबंधी सभी सौदे केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और वो देश के अंदर राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था की मांग और पूर्ति की आवश्यकताओं के अनुसार से ये पैगिंग तय करता है। उसके बाद है विनिमय समानीकरण, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन अकाउंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो शॉर्ट रन अप एंड डाउन्स होते हैं एक्सचेंज में, उसको कंट्रोल करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। सबसे पहले 1932 में इंग्लैंड द्वारा किया गया, उसके बाद फ्रांस ने भी, यूएसए ने भी इसकी वो की। इसके तहत क्या होता है कि अधिक ब्याज वाले धन को जो है उससे कंपनसेशन ली जाती है। जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिलती है उस एक्सचेंज से बेनिफिट लिया जाता है और किसको कंपनसेट किया जाता है जहाँ से रिटर्न कम मिलती है। तो इसको हम विनिमय समानीकरण कहा जाता है कि दो अलग अलग रेट कर दिए कि जहाँ से विनिमय मुनाफा ज़्यादा है वहाँ से उस मुनाफे को उठाकर जिस एक्सचेंज के अंदर लॉसेस हैं उस लॉसेस, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो आवश्यक वस्तुओं का आयात है इसको कम ब्याज दरों पर, कम एक्सचेंज रेट पर किया जाता है, तो यहाँ पर लॉस होता है और जो दिखावटी वस्तुएं हैं वहाँ से गेन होता है। तो इस तरीके से क्या कर लिया जाता है कि दिखावटी वस्तुओं वाले वहाँ पर हाई रेट पर एक्सचेंज रेट जो किया जाता है वहाँ से जो गेन को इकट्ठा करके किसको कंपनसेट किया जाता है, जो आवश्यक वस्तुओं का आयात है। इस तरह की प्रक्रिया को एक्सचेंज इक्वलाइजेशन अकाउंट कहा जाता है। उसके बाद मल्टीपल एक्सचेंज रेट, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग एक्सचेंज रेट तय कर दिया जाता है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए कम एक्सचेंज रेट है, लग्जरी आइटम्स के लिए ज़्यादा एक्सचेंज रेट है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के या वस्तुओं की क्वालिटी उसके हिसाब से कि अंतिम वस्तुएं हैं तो इनके लिए हाई एक्सचेंज रेट रख दिया, या आवश्यक वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं या आधारभूत उद्योगों के लिए है तो वहाँ पर लो एक्सचेंज रेट रख दिया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसकी जो है इसका एक बड़ा नेगेटिव जो प्रैक्टिस देखने में आई है वो ये है कि इसमें आयात सस्ते और निर्यात महंगे बन जाते हैं। बहुविध विनिमय दर प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय, ये एक गलत प्रैक्टिस है जिसकी IMF जो है क्रिटिसाइज्म करता है। उसके बाद वो फोर्थ है विदेशी विनिमय की राशनिंग कर दिया। राशनिंग का मतलब ये होता है कि सरकार जो है एक्सचेंज के ऊपर सरकार का एकाधिकार हो जाता है और वो फिक्स्ड कर देती है कि इससे ऊपर जो है एक्सचेंज रेट जाएगा ही नहीं। आयातकर्ताओं को विदेशी विनिमय की एक निश्चित दर और एक निश्चित राशि उनको स्टॉक कर लिया, भाई तुम 100 रुपये ही डॉलर में बदलवा सकते हो, 100 रुपये से ज़्यादा बदलवा ही नहीं सकते। तो सरकार, और किस रेट पर करवाओगे, $1 के आपको 20 रुपये देने होंगे। तो ये रेट भी सरकार ने तय कर दिया और मैक्सिमम कितने रुपये बदलवा सकते हो, 100 रुपये बदलवा सकते हो। तो आप या तो $5 मिलेंगे या $5 से कम डॉलर आपको मिलेंगे।
ठीक है। तो इस तरह की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय की राशनिंग कहा जाता है। उसके बाद है ब्याज दर का विनिमय नियमन। एक्सचेंज रेट के लिए जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कैसे होता है कि जो विदेशी निवेश होता है उसके ऊपर ब्याज दिया जाता है। तो सरकार क्या करती है, उस ब्याज की अमाउंट को तय कर देती है कि आप मैक्सिमम इतना पैसा ही ब्याज के रूप में ले जा पाएंगे। तो देश में प्रचलित ब्याज की उच्च दर अन्य देशों की अल्पकालीन पूंजी को आकर्षित करती है, जिससे देश की करेंसी की विनिमय दर अन्य करेंसियों के रूप में बढ़ जाती है। जब सरकार हाई इंटरेस्ट रेट देती है तो विदेशी पूंजी डॉलर देश के अंदर आना शुरू हो जाता है। विदेशी पूंजी डॉलर दूसरे देश की करेंसी देश के अंदर आनी शुरू हो जाती है, और इससे जो फॉरेन करेंसी का जो क्राइसिस होता है, जो उसकी कमी होती है विदेशी मुद्रा भंडार की, वो कमी कुछ हद तक कम हो जाती है। उसके बाद कंपनसेटरी एग्रीमेंट्स कर लिए जाते हैं। ये उसी तरह का है कि दूसरे देश से बातचीत कर लिए जाए और उनसे ये कह दिया जाए कि भाई हम 100 रुपये का आपको सामान एक्सपोर्ट कर देते हैं और 100 रुपये का ही सामान बदले में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो है मुद्रा ना तो देश की डॉलर रुपए में बदला जाएगा और ना रुपया डॉलर में बदला जाएगा। आपको हमें इतने देने और हमें आपको बदले में इतने देनी है। भाई हम आपको इतने मूल्य का सामान दे देते हैं और उसके बदले में आप भी हमें सामान दे दो। तो करेंसी का एक्सचेंज ही नहीं होता, वो अकाउंट में ही यूं का यूं खाता कट हो जाता है। उसके बाद ब्लॉक्ड अकाउंट हो जाते हैं, जिसमें एक देश की में विदेशी विनिमय नियंत्रण के अधीन होता है। इसके अंतर्गत देश की करेंसी कितनी मात्रा में अन्य देशों को स्थानांतरित कर दी जाएगी, बदली की जाएगी, उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी जाती है कि इससे ज़्यादा आप एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी, उसकी अमाउंट फिक्स कर दी जाती है। ये लगभग वैसा ही है जो हमने राशनिंग का पढ़ा था। उसके बाद विदेशी विनिमय का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड को भी कंट्रोल कर लिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो कह दिया भाई 10 टीवी से ज़्यादा आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो वो इंपोर्ट की क्वांटिटी पर आपने कर दिया। तो 10 टीवी करने हैं तो आप 10 टीवी के ही मूल्य जो है आप रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवाओगे। तो वहाँ पर कमोडिटी क्वांटिटी को ही चेक कर लिया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं, मेथड्स हैं एक्सचेंज कंट्रोल के। उसके बाद द्विपक्षीय विधि क्या है? द्विपक्षीय विधि आपकी मेनली 3 तरीके की हैं। इसमें एक तो बायलैटरल क्लियरिंग एग्रीमेंट हो जाता है कि दोनों देश जो है, भारत और अमेरिका जो है, आमने सामने बैठकर अपना क्लियरिंग जो समझौता कर लें, भाई आपको हमें इतने देने हैं और बदले में हमें आपको इतने देने हैं। हमें भारतीय रुपए के रूप में इतने रुपए देने हैं और अमेरिकन्स कहते हैं कि हमें आपको भारतीय रुपए के रूप में इतना मूल्य देना है, और इंडियंस कहते हैं कि हमें आपको इतने डॉलर जो हैं वो देने हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो स्थानीय करेंसी के अंदर भुगतान कर देते हैं दोनों देश। जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी वो लगभग कुछ इसी तरीके की होती थी, जैसे तेल के बदले में गेहूँ दे दिया। तो इसी तरह के समझौते जो हैं वो द्विपक्षीय समझौते कहलाते हैं। उसके बाद WTO ने हालांकि इसकी निंदा की है। उसके बाद है अंतरण, क्योंकि 2 देश आपस में बैठ के समझौता कर लें, WTO की तो इसमें कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रही। उसके बाद क्या है कि ट्रांसफ़र मोरटेरिया जो है वो लगा दिया जाता है, अंतरण ऋण स्थगन। उसमें वो समझौता कर लेते हैं कि भाई मैं आपको इतने समय तक ऋण जो बकाया ऋण है उसकी आपको पेमेंट नहीं करनी जाती। भाई आपको कोई रिलैक्सेशन दे दी जाती है कि आप ऋण की पेमेंट अभी ना करें। उसके बाद आ जाता है भुगतान समझौता आ जाता है। इसमें क्या होता है कि ऋण दाता देश को ऋणी देश से आने वाले आयातों पर प्रतिबंध लगाने से रोका जाता है, जिससे कि ऋणी देश ऋणदाता देश को अधिक निर्यात कर सके। भाई भारत को अमेरिका की पेमेंट करनी है तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। और दूसरी तरफ क्या हो गया, ऋणी देश ऋणदाता देश को जाने वाले निर्यातों को प्रोत्साहित करता है और उससे आने वाले आयातों को निरुत्साहित करता है, और वो परमिशन दे देता है। अमेरिका कहता है ठीक है तेरे ऊपर कर्जा ज़्यादा है, तू मुझे निर्यात ज़्यादा कर दे और मेरे से आयात कम ले।
तो ये है। उसके बाद भारत के अंदर विदेशी विनिमय नियंत्रण है, ये फेरा एक्ट के द्वारा किया जाता था। बाद में इसको रेगुलेशन की जगह फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1973 था, बाद में 99 में इसको बदलकर फेमा कर दिया गया है। ये हम जब फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बाद हम इसको कर चुके हैं। तो ये वही चीज़ है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, फेरा और फेमा से आप क्या समझते हैं, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज पहले रेगुलेटरी एक्ट होता था, अब ये मैनेजमेंट एक्ट हो गया है। पहले उसमें पनिशमेंट, सख्त पनिशमेंट होती थी, कोई इन नियमों को तोड़ता था, इलीगल एक करेंसी को दूसरे करेंसी में बदलता था या उसकी ट्रेडिंग करता था, तो वो एक क्राइम माना जाता था। अब इसको मैनेजमेंट के तौर पर देखा जाता है और इसमें थोड़ी सी जो पनिशमेंट वाला हिस्सा था, दंड वाला हिस्सा था, उसके अंदर कुछ रियायतें दी गई हैं। तो ये सीधा सीधा आपका क्लियर कट क्वेश्चन बनता है फॉरेन एक्सचेंज का। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि विनिमय नियंत्रण का क्या अर्थ है, इसके मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधियां बताइए। ये तीनों पॉइंट मिला के एक ही क्वेश्चन बनता है और इसमें 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, वो यही पार्ट से आ जाता है, विदेशी विनिमय नियंत्रण का क्या अर्थ है। जो इसके टाइप्स थी वो अक्सर नहीं पूछी जाती, फिर भी आप जब ऊपर वाले मेथड में विधियां करोगे तो वो आपकी टाइप्स आ जाएंगी। तो इस एक क्वेश्चन को आप इसको लिख लें।